हेलो फ्रेंड्स, सिविल एग्जामिना में आपका स्वागत है। ईयरली करंट अफेयर की सीरीज़ में ये हमारा 7th वीडियो है। अगर आपने हमारे पिछले 6 वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। और आपका काम है कि बस आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम कोई ऐसा वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन पहले पहुँच सकें। मैं बता दें, हम पिछले पिछले 7 वीडियो में हमने सोशल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल और इंटरनेशनल रिलेशन एंड एमओयू एग्रीमेंट ये भी कवर कर लिया है। और पिछली वीडियो जो थी लास्ट 6 वीडियो, इसके अंदर हमने एनवायरनमेंट का लिया था। और आज हम लेंगे साइंस, टेक एंड डिफेंस को। ठीक है ना। बस आपका काम यह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी कोई ऐसा वीडियो लेकर आए तो नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सकेगा। और आपकी कोई भी इंक्वायरी हो रिगार्डिंग करंट अफेयर, आपको टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, करंट अफेयर में हमसे पूछ सकते हैं। इसके लिए हम आपको वीडियो बना देंगे ताकि आपको एग्जाम में आसानी रहेगी। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। बता दें कि पहली जो न्यूज़ है वो आ रही है इसरो की तरफ से। इसरो ने डिसाइड किया है कि वो अपने नाविक प्रोग्राम जो था उसको एक्सपेंड करने वाले हैं। एक्सपेंड बोले तो वो अपने 12 एडिशन सैटेलाइट को मीडियम अर्थ ऑर्बिट के अंदर इंसर्ट करने वाले हैं और इस बात की परमिशन उन्हें गवर्नमेंट से मिल चुकी है। ठीक है। नाविक की फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। जैसे कि ग्लोबल लेवल पर आपने सुना होगा आपका ग्लोबल पोजिशन सिस्टम, जीपीएस सुना होगा ना। तो ऐसा ही ये हमारे इंडिया का लोकल है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, इंडिया का बनाया हुआ अपना एक जीपीएस कह सकते हैं। करंटली जो नाविक सैटेलाइट हैं वो आपकी जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर हैं। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट की जो हाइट होती है 36,000 किलोमीटर होती है अर्थ सरफेस पे। और ये इसरो ने डिसाइड किया है कि हम 5 सैटेलाइट को रिप्लेस करेंगे नई वन, और जिसके अंदर इक्विप्ड होंगे L1, L5 और S बैंड। इसमें जो L1 बैंड है वो आपका सिविलियन की जो एक्सेसिबिलिटी है उसको ईज आउट करेगा और आपका मतलब इन्हांस करेगा। वो आसानी से लोग उसको मतलब आसानी से ग्लोबली उसको अच्छे रिजोल्यूशन के साथ दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ L1 बैंड। ठीक है ना। लद्दाख के एलजी हैं राधा कृष्ण माथुर। अब शायद उनका अब शायद राधा कृष्ण माथुर शायद अब एलजी नहीं रहे, वो न्यूज़ पुरानी है और अब एलजी बदल चुके हैं। अब आप बताना है कि लद्दाख के न्यू एलजी कौन है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और दूसरा क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपका एसएससी और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, बता दें कि पिछली साल लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है लद्दाख के, उन्होंने अपना पहला डार्क स्काई रिजर्व और नाइट स्काई सेंचुरी, इसको डार्क स्काई रिजर्व भी कहते हैं या फिर नाइट स्काई सेंचुरी को सेटअप किया था, इनॉग्रेट किया था, और चतंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है ना। चतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखना है। चतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लद्दाख में है और इसके अंदर ही डार्क स्काई रिजर्व और नाइट स्काई सेंचुरी। ठीक है ना। इसका एम था एस्ट्रो टूरिज्म को बूस्टअप करना इंडिया के अंदर। ठीक है ना। और ये जो तुम्हारा और इसके अंदर जो है डार्क स्काई रिजर्व और नाइट स्काई सेंचुरी के अंदर हमने टेलीस्कोप लगाया है, एक ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और गामा रे टेलीस्कोप है। और ये हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर पहला ऐसा टेलीस्कोप है, वर्ल्ड का पहला टेलीस्कोप बन चुका है ये, जो एक हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर लगाया गया है। ठीक है ना। वैसे इसका हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे लगाने का एक पर्पस भी था। क्या होता है कि जब भी हम टेलीस्कोप लगाते हैं किसी ग्राउंड लेवल पर जहाँ बहुत सारी आबादी हो, तो वहाँ हमें लाइट पॉल्यूशन देखने को मिलता है। लाइट पॉल्यूशन होगा, इल्यूमिनेशन होगा, जिससे साइंटिस्ट को ऑब्जर्वेशन करने में बड़ी दिक्कत आती थी, मतलब कि स्पेस को ऑब्जर्वेशन करने में। तो उसको ऑब्जर्वेशन को मतलब इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए इन्होंने इस तरह हाई एल्टीट्यूड पर, जहाँ पर लोगों की बसापत कम है, ज़्यादातर लोग वहाँ नहीं रहते, ठीक है ना, इसलिए हाई एल्टीट्यूड पर इसको सेटअप किया गया इस टेलीस्कोप को। ठीक है ना। एक दूसरा इसका बेनिफिट ये है हाई एल्टीट्यूड पर सेटअप करने का, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर कोई रहेगा नहीं, तो ऐसा कोई लाइट इल्यूमिनेशन या फिर कोई लाइट पॉल्यूशन जैसी चीज़ होगी नहीं, तो फ़ायदा रहेगा। तो चलते हैं सेकंड पे। अभी पिछले साल आपने न्यूज़ सुनी होगी कि विक्रम एस के बारे में। ये विक्रम एस काफ़ी न्यूज़ में रहा था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ था करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से। विक्रम एस एक हमारा सिंगल स्टेज सब ऑर्बिटल लॉन्चिंग व्हीकल है। ये हमारा पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है और इसको डेवलप किया था किसने, बताओ किसने किया था इसको डेवलप? इसको डेवलप किया था हमारी कंपनी है। इस कंपनी का सर नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने लिखा होगा। ये कंपनी आपकी हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप है, स्काई रूट एरोस्पेस, यानी कि हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने विक्रम एस को डेवलप किया है। और इसको लॉन्च किया गया था आपका श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ज़्यादातर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ही किए जाते हैं, एक आइलैंड है यहाँ पर आंध्र प्रदेश में, और ये पहला प्राइवेटली डेवलप्ड था। आपको याद रखना है सिंगल स्टेज सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है। ठीक। और इसका जो कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर आपका ऐसा कोई लॉन्चिंग व्हीकल बना रही है तो उसके लिए परमिशन कौन देता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान में रखना। खासकर जो एसएससी या यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कि हमारे देश में कौन सी एजेंसी है जो प्राइवेट प्लेयर्स को ये अलाउ करती है कि आप अपना प्राइवेट स्पेस व्हीकल को लॉन्च कर सकते हो। हाँ, वो है आपका इन स्पेस। ठीक है, आगे है कि हाँ, इसी जब आप इन्होंने विक्रम एस को लॉन्च किया तो उस समय एक मिशन लॉन्च हुआ, इसका नाम मिशन प्रारंभ। मिशन प्रारंभ आपको मार्क किया जाता है एज द फर्स्ट एवर लॉन्च ऑफ प्राइवेट डेवलप रॉकेट फ्रॉम इंडिया। ये मिशन प्रारंभ इसलिए शुरू किया गया था ताकि आने वाले समय में काफ़ी ऐसे स्टार्टअप्स निकल के आए जो अपना लॉन्चिंग व्हीकल डेवलप कर सकें। इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए ही मिशन प्रारंभ आपका शुरू किया है। ठीक है ना। वैसे इट ओपन द इंडियन स्पेस सेक्टर टू प्राइवेट कंपनीज एंड प्रोवाइड फेवरेबल एनवायरनमेंट टू कॉस्ट एफिशिएंट सैटेलाइट लॉन्च सर्विस बाय रिमूविंग द एंट्री बैरियर। हाँ, जो भी इसमें कोई रुकावटें आती हैं प्राइवेट प्लेयरों को अपना लॉन्चिंग व्हीकल डेवलप करने के लिए, उसे ख़त्म करने की भी इसी मिशन के तहत काम किया जाएगा। और ये प्राइवेट डेवलपर को जो प्राइवेट प्लेयर हैं, कंपनी है, उनको अलाउ करेगा कि वो भी अपना एक लॉन्चिंग व्हीकल बनाए एक कॉस्ट एफिशिएंट मैनर में। ठीक है ना। इसका मिशन है मिशन प्रारंभ। याद रखना मिशन प्रारंभ है क्या। ठीक है ना। एक आपने सुना होगा नासा ने अपना आर्टिमिस लॉन्च किया था। आर्टिमिस है क्या। आर्टिमिस आपका नासा द्वारा लॉन्च किया गया था सक्सेसफुली, बल्कि लॉन्च सक्सेसफुली हो गया था। ये पहला इंटीग्रेटेड फ्लाइट टेस्ट है नासा का जो डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन, जिसके अंदर डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन करेगा और 6 पर्सन ओरियन एयर स्पेसक्राफ्ट लेकर गया था। मतलब आर्टिमिस के अंदर ये 2 प्रोग्राम थे आर्टिमिस के अंदर। इसके अंदर मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं है कि आप पर्टिकुलरली कोई लॉन्चिंग व्हीकल के थ्रू सेटेलाइट भेजते हो तो सेटेलाइट को आप इंसर्ट करते हो। ठीक है ना। या फिर कोई अंतरिक्ष यात्री को आप लेकर जाता है व्हीकल आपका, या मतलब स्पेस स्टेशन में, उसको अलग अलग होता है। ठीक है ना। एक मतलब दो मिशन कभी एक साथ नहीं चल सकते। लेकिन इसके अंदर पहली बार आर्टिमिस के अंदर 2 टेस्ट को एक साथ किया गया। पहला आपका डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन सिस्टम को मतलब कि सेटअप किया गया था, और दूसरा था कि 6 लोगों को एक ओरियन स्पेसक्राफ्ट लेकर गया था। ठीक है ना। और ये तरह का जो था, मतलब कि कह सकते हैं स्पेसक्राफ्ट ना, ओरियन स्पेसक्राफ्ट था, एक स्पेस लॉन्च सिस्टम था इनका, एक रॉकेट स्पेस SLS सिस्टम, जिसके तहत ये किया गया था। ठीक है ना। इसमें साथ के साथ आपका 10 स्मॉल सेटेलाइट भी लेकर के साथ गई थी, जो आपके इन्वेस्टिगेशन करती हैं डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन की, जितनी भी आपकी वो होती हैं स्पेस में मतलब कि रीड करना होता है डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए। 10 सेटेलाइट इसमें इंसर्ट की गई थी। ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूँ फिर भी कन्फ्यूजन हो। आर्टेमिस 1 आपको लॉन्च किया गया था नासा द्वारा, और इसके अंदर आपके 2 मिशन गए थे। पहला था इसमें डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन, जिसके तहत आपके 10 स्मॉल सेटेलाइट लगाई गई थी जो डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन करेंगी, परफॉर्म करने वाली थी। और साथ ही साथ आपका 6 पर्सन को लेकर ओरियन स्पेसक्राफ्ट भी साथ गया था इसमें। ठीक है ना। ये आपका इंटीग्रेटेड फ्लाइट टेस्ट था नासा डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन सिस्टम एंड द 6 पर्सन ओरियन स्पेसक्राफ्ट एंड स्पेस लॉन्च व्हीकल सिस्टम रॉकेट विच कैरी 10 स्मॉल सैटेलाइट टू परफॉर्म इन्वेस्टिगेशन। ठीक है ना। और इसमें 2 चीज़ और चेक करी थी। इसमें जो आपका ओरियन की जो हीट शील्ड थी ना, हाँ, ओरियन की हीट शील्ड, उसकी भी टेस्टिंग की गई थी। ठीक है ना। और साथ ही साथ एक जो क्रू मॉड्यूल था उसकी सेफ रिकवरी, ये भी इसमें टेस्ट किया गया था कि मतलब जो भी आपका एंट्री करते हैं अर्थ के अंदर, तो उनकी जो नीचे की जो ओरियन की जो हीट शील्ड है वो कैसे आपका परफॉर्म कर रही है, टेस्टिफाई करने के लिए कि सही परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही। और दूसरा आपका सेफ रिकवरी हो रही है क्रू मॉड्यूल की नहीं हो रही है। ये भी दोनों साथ साथ टेस्ट किए गए थे, और ये सब उनके सक्सेसफुली हुए थे आर्टेमिस के। इंडिया का पहला इंडिजीनियसली मिसाइल कॉर्वेट INS खुकरी को डीकमीशन कर दिया गया 32 साल सर्विस देने के बाद। ये आपका मिसाइल कॉर्वेट्स था INS खुकरी, याद रखना इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंडिया की पहली इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को डिलीवर कर दिया गया है नेवी को। ये हमारा आपका इंडिजीनियसली हमारा खुद का देश का बनाया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत, और ये नेवी को मिल चुका है। इंडिया ने भी सक्सेसफुल टेस्ट फायर किया है एक नेवल वेरिएंट, मतलब कि ब्रह्मोस का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है हमारी, इसका एक नेवल वेरिएंट तैयार किया है, इसको टेस्ट किया है और सक्सेसफुली और उन्हें सक्सेस हासिल हुई है DRDO को। ठीक है ना। और ये मुझे लगता है कि इससे पहले एयर वेरिएंट भी आ चुका है ब्रह्मोस का। एयर और लैंड तो था, या नेवल का पहला ही आया ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस, उसका नेवल वेरिएंट सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया है।
सीआरपीएफ का एक वैल्यू डे बनाया गया, मतलब कि इनका शौर्य दिवस 9 अप्रैल को, और यह इनका 57th वैल्यू डे था, इनकी शौर्य दिवस था 57th। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ में कुछ अमेंडमेंट लाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि जो अमेंडमेंट लाए गए हैं उनके ये हैं आपके एयर मार्शल और एयर चीफ मार्शल के लिए। जो एयर मार्शल है, एयर चीफ मार्शल या फिर रिटायर्ड ऑफिसर जो सिमिलर रैंक के हैं, जिनकी एज आपकी 62 से कम है, उनको अपॉइंटमेंट किया जा सकता है एज अ सीडीएस। ऐसा अमेंडमेंट लाया गया है सीडीएस के अपॉइंटमेंट में। इंडियन सबमेरीन आईएनएस सिंधुवाज, याद रखना सिंधुवाज, डीकमीशन कर दी गई है 35 साल की सर्विस के बाद। ठीक है ना, इंडियन सबमेरीन आईएनएस सिंधुवाज, उसको डीकमीशन कर दिया 35 साल सर्विस के बाद। एक इंडियन नेवी में एक वुमेन ऑफिसर्स का एक क्रू था, है ना, उसने एक हिस्ट्री बना दी है। ये आपका डॉर्नियर 228 नाम का स्पेसक्राफ्ट था। उन्होंने अपना फीमेल, जिसके अंदर जो ऑपरेट किया जाता है ऑल ओवर फीमेल्स द्वारा, ठीक है ना, ये हमारा खुद का ऑटोनोमस मरीटाइम वो था प्रोग्राम, और इनका काम था रिकॉनिसेंस और सर्विलेंस मिशन करना नॉर्थ अरेबियन सी में। तो ये ऐसा फीमेल ऑफिसर्स द्वारा किया गया, ये अपना एक तरह का पहला था इंडियन नेवी का, ये एक हिस्ट्री बन चुकी है, याद रखना। वुमेन ऑफिसर इन इंडियन नेवी मेड हिस्ट्री व्हेन दे फ्लू अ डॉर्नियर 228 ऑन द फर्स्ट एवर ऑल फीमेल ऑटोनोमस मैरीटाइम रिकॉनिसेंस एंड सर्विलेंस मिशन इन द नॉर्थ अरेबियन सी। नॉर्थ अरेबियन सी में इन्होंने रिकॉनिसेंस और सर्विलेंस मिशन को अंजाम दिया। एक हमारी सर्वे करने वाली एक वेसल है जो नेवी को दी गई है, इसका नाम है इक्शाक। ये पता है, ये जो मैं छोटे छोटे करंट अफेयर लेकर आ रहा हूँ, ये आपका ऐसे पूछते हैं एसएससी में से, मैं एग्जाम्पल दूँ, पूछेंगे इक्शाक है क्या, ये आपकी सर्वे वेसल है, ये आपका नेवी का सबमरीन है, और या फिर आपका 2-3 ऑप्शन में और लगा देंगे ये घुमाने के लिए। इसलिए ये एक फैक्ट होता है, आपको पता होना चाहिए। इक्शाक है क्या? इक्शाक एक आपकी सर्वे वेसल है, और ये इंडियन नेवी को इंडियन नेवी ने लॉन्च करी है चेन्नई पोर्ट से, ठीक है ना। नॉर्थ कोरिया ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है और सक्सेसफुली हिट कर दिया है टारगेट को। ये रिसेंटली पूछ सकते हैं किस कंट्री ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सक्सेसफुल टारगेट किया, वो है नॉर्थ कोरिया। रशिया हमें आपको 70,000 AK-203 काल्शनिकोव एसॉल्ट राइफल देने वाला है हमारी इंडियन आर्म फोर्स को। या ये पूछ सकता है AK-203 काल्शनिकोव असॉल्ट राइफल कौन देगा, वो रशिया देने वाला है इंडिया को। इसराइल ने सक्सेसफुली टेस्ट किया अपना न्यू लेज़र मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन बीम। इनका एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है आयरन बीम, नया इन्होंने डेवलप किया है इसराइल ने, और उसको सक्सेसफुल टेस्ट किया है इन्होंने। ये डिस्ट्रॉय कर सकता है कोई भी एयरबोर्न थ्रेट को, ठीक है ना, एयरबोर्न इंक्लूडिंग ड्रोन तक को भी ये आपका हिट कर सकता है आयरन बीम। ये इनका अपना एक डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम इसराइल का। एक नाटो उनकी एलाइज द्वारा एक नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की गई बाल्टिक सी में, और इसका एक्सरसाइज का नाम था बाल्टॉप्स 22। और ये बाल्टॉप्स 22 आपकी होस्ट की गई थी फिनलैंड और स्वीडन द्वारा। ये स्वीडन और स्विट्जरलैंड आपकी एलाइज है नाटो की, याद रखना। बाल्टॉप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट था, पूछ सकता है। दूसरा, चाइना ने अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की थी ताइवान में। कब? जब आपकी नैन्सी पेलोसी, जो कि एक मतलब यूएस सीनेट की एक मेंबर हैं और अलग अलग पद पर रही हैं यूएस सीनेट में, ये यूएस के अलग अलग डिपार्टमेंट में, ये आपकी ताइवान आई थी। और ताइवान और चाइना का काफ़ी टेंशन चल रही है, तो उसी दौरान उन्होंने एक मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट की थी ताइवान की चारों तरफ, चाइना ने। यूएस एयर फोर्स एंड द सेवरल इट्स एलाइज in the Asia Pacific area will improve combat readiness interoperability through its training exercise ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म। हाँ, यूएस एयरफोर्स और उसकी अलग अलग एलाइज ने एशिया पैसिफिक के अंदर एक मतलब एक्सरसाइज की थी जिसका नाम था ऑपरेशन विजिलियंट स्टॉर्म। याद रखना, है ऑपरेशन विजिलियंट स्टॉर्म कहाँ की गई थी? एशिया पैसिफिक एरियाज़ में, और ये यूएस उनके एलाइज द्वारा की गई थी, ठीक है ना। युद्धाभ्यास एक एक्सरसाइज है जो इंडिया और यूएस के बीच हर साल होती है, और पिछली साल जो हुई थी वो हुई थी उत्तराखंड में, ठीक है ना। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसका नाम है कीन स्वॉर्ड 23। ये कीन स्वॉर्ड 23 जो हुई थी मिलिट्री एक्सरसाइज, ये यूएस मिलिट्री और जापान में हुई थी। ये एक तरह सेल्फ डिफेंस फोर्स के तौर पर देखा जा रहा है। ये जॉइंट मिलिट्री, मैं
थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर दिया है, मैं दोबारा बोलता हूँ। ये किनसुआ 23 ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी यूएस मिलिट्री फोर्स और जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स। क्या है ना, जापान के पास अपनी कॉम्बैट फोर्स नहीं है, उनके पास अपनी एक सेल्फ डिफेंस फोर्स है। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 इनका यूएस के साथ करार हुआ था, वो केवल सेल्फ डिफेंस फोर्स रखेंगे, कॉम्बैट फोर्स नहीं रखेंगे। तो ये थोड़ी मुझसे मिस्टेक हो गई थी, ठीक है ना। मैंने जापान और यूएस की सेल्फ डिफेंस फोर्स नहीं, जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स और यूएस मिलिट्री के बीच हुई थी एक्सरसाइज किनसुआ 23, ठीक है। चाइना ने लॉन्च किया था अपना ईगल स्ट्राइक 21, ठीक है ना। इसके अंदर ईगल स्ट्राइक 21 को नाम दिया गया है YJ-21 और ये जाना गया है अभी वर्ल्ड का पहला एंटी शिप कैरियर बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, याद रखना। ये ईगल स्ट्राइक 21 इसको YJ-21 से जाना जाता है और ये वर्ल्ड का पहला एंटी शिप कैरियर बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे एक न्यूज़ आ रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट थी। राजस्थान बन चुका है एक मैक्सिमम हाउस होल्ड इलेक्ट्रीफाइड थ्रू सोलर बेस्ड स्टैंड अलोन सिस्टम। मतलब राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिकल पीवी सेल्स के, मतलब कि यार मैं कैसे बताऊँ आपको, सोलर सेल्स होते हैं जो लगाते हैं जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, सोलर बेस्ड स्टैंड अलोन घरों के ऊपर लगाते हैं। तो राजस्थान के अंदर मैक्सिमम घरों के अंदर सबसे ज़्यादा सोलर पैनल लगाए गए हैं, याद रखना। राजस्थान हैज़ द मैक्सिमम हाउस होल्ड इलेक्ट्रीफाइड थ्रू द सोलर बेस्ड स्टैंड अलोन सिस्टम। और ये जो राजस्थान के अंदर जो लगाए गए हैं ना इतने सारे सोलर पैनल घर के अंदर, जो बन चुका है, इंडिया में फर्स्ट रैंक पर आया राजस्थान इसमें, ये सौभाग्य स्कीम के तहत लगाए गए हैं। और इसकी जनसंख्या कितनी है, सॉरी जनसंख्या बोल दिया, हाउस होल्ड के मतलब कितने हैं ये कम से कम 1,23,682 घर हैं जिनके अंदर आपका सोलर पैनल लगाए गए हैं। और दूसरे नंबर पर आता है राजस्थान के बाद नाम छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ के बाद है यूपी के बाद आसाम, फिर बिहार। याद रखना पहले पर राजस्थान है जहाँ पर जिनके घरों में सबसे ज़्यादा वो लगाए गए हैं आपके सोलर बेस्ड स्टैंड अलोन सिस्टम, उसके बाद छत्तीसगढ़, देन यूपी, आसाम एंड बिहार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी या स्टेट पीएससी वालों के लिए पूछा जा सकता है। इंडिया में आपका पहला फ्लोटिंग स्टोरेज और रिगैसिफिकेशन यूनिट, इसका शॉर्ट फॉर्म है FSRU, इसे हॉक जाइंट रिजर्व भी बोलते हैं, हॉक जाइंट ही बोलते हैं, है ना। और ये आपका एक जयगढ़ एनर्जी टर्मिनल है महाराष्ट्र में, वहाँ पर इसको सेटअप किया गया है। FSRU जो जान सकते हो, ये एक FSRU को चार्टर्ड किया गया था 10 ईयर पीरियड H एनर्जी, मतलब H क्या, ये हाइड्रोजन एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। FSRU को थ्रू एक हाइड्रोजन एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी और फिर इसको कनेक्ट किया जाएगा आपको 56 किलोमीटर जयगढ़ दभोल पाइपलाइन के साथ। इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया का जो पहला फ्लोटिंग स्टोरेज रिगैसिफिकेशन यूनिट है FSRU, जो हाइड्रोजन एनर्जी बेस्ड है, 10 साल के लिए इसको चार्टर्ड किया गया है। और इसका दूसरा नाम है इसे हॉक जाइंट ही बोला है, हॉक जाइंट। अभी पूछना हॉक जाइंट है क्या, ये आपका फ्लोटिंग स्टोरेज रिगैसिफिकेशन यूनिट को हॉक जाइंट बोल रहे हैं, ठीक है ना। और ये सेटअप किया गया है जयगढ़ एनर्जी टर्मिनल महाराष्ट्र में, ठीक है ना। और ये आपका चार्टर्ड किया गया था 10 ईयर पीरियड के लिए, हाइड्रोजन एनर्जी प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। और दूसरा ये कनेक्ट करेगा 56 किलोमीटर जयगढ़ दभोल पाइपलाइन के साथ, ठीक। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने कमीशन किया है वर्ल्ड लार्जेस्ट विंड सोलर पावर प्लांट कंबाइन। मतलब कि अडानी एनर्जी लिमिटेड ने अभी क्या है कि ये आपका विंड सोलर पावर प्लांट को कमीशन किया गया है, ठीक है ना। और ये आई थिंक ये कमीशन कहाँ किया गया, सर मैं इसको मिस कर गया हूँ, मैं बता देता हूँ फिर भी आपको। अडानी ग्रीन लिमिटेड अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ये कंपनी है अडानी ग्रुप्स की, इन्होंने सेटअप किया था विंड सोलर पावर प्लांट। मैंने इसकी लोकेशन लिखना भूल गया, मैं बता देता हूँ। इसको सेटअप किया गया है आपका जैसलमेर में, ये सा लिख नहीं पाएगा, हम याद रखना। ये अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने आपका ये विंड सोलर पावर प्लांट को सेटअप किया है राजस्थान के जैसलमेर में। हाँ, इस प्रोजेक्ट के अंदर 600 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया है और 150 यानी कि 150 मेगावाट का लगाया है विंड प्लांट। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पिछले साल मोधरा विलेज, इन मोधरा गांव है गुजरात में, इसको डिक्लेयर किया गया है 24/7 सोलर पावर विलेज। मतलब कि ये पूरा जो गांव है सोलर पावर से चलता है, सोलर पावर में प्रोवाइड की जाती है 24/7। गांव का नाम है मोधेरा, ये मोधरा गांव आपका है गुजरात में। रिसर्चर्स इन IIT मद्रास हैव डेवलप्ड एंड डिप्लॉय अ सिस्टम कॉल्ड Sindhuja 1 that is capable of generating electricity using energy from the sea wave।
आईआईटी मद्रास के कुछ रिसर्चर्स ने डेवलप किया है एक सिंधुजा सिस्टम। सिंधुजा सिस्टम का काम है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना विद द हेल्प ऑफ सी वेव। जो समुद्र में लहरें चलती हैं उनकी उनकी मदद से ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगा जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है ना, मतलब कि आपका सी वेव इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग डिवाइस है सिंधुजा 1, याद रखना। हाँ, इंडिया का पहला एआई बेस्ड जॉब पोर्टल जो फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ स्वराज्यबिलिटी लॉन्च टू वाइडन देयर अपॉर्चुनिटी विद विच एप्लीकेशन आईआईटी मद्रास प्रोवाइड द एक्सपर्टीज एंड फंडेड बाय कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है ना, इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जॉब बेस्ड पोर्टल है जिसका नाम दिया गया है स्वराज्यबिलिटी। स्वराज्यबिलिटी जो एआई बेस्ड पोर्टल है ये आपका पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए जॉब पोर्टल है। जो लोग आपके डिसेबिलिटीज़ होती हैं उन लोगों में, जैसा कि आपके बोले तो जैसे डिफॉर्मेबिलिटी आती है कि बोन डिफॉर्मेबिलिटी हुआ या फिर आपका कोई भी तरह की डिसेबिलिटी है, उन लोगों के लिए एक जॉब पोर्टल बनाया गया है यही स्वराज्यबिलिटी। और इसको आपको मतलब कि आईआईटी मद्रास ने इसमें अपनी एक्सपर्टीज़ दी है इसके बनाने में, और इसको फंड किया था कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा। ठीक, पीएम मोदी ने लॉन्च किया है 5G टेस्ट बेड। ठीक है ना, जिससे आपको जो अलाउ करेगा स्टार्टअप और इंडस्ट्री प्लेयर को कि वो टेस्ट कर सकते हैं, क्लेरिफाई कर सकते हैं अपनी टेक्नोलॉजीज़ को डोमेस्टिकली और बिना किसी फॉरेन फैसिलिटीज़ के। ठीक है ना, पहले क्या होता था कि हमें फॉरेन फैसिलिटीज़ का यूज़ करना पड़ता था अपनी टेक्नोलॉजीज़ को मतलब कि टेस्टिफाई करने के लिए। मोदी ने क्या किया कि पीएम मोदी जी ने क्या किया कि 5G टेस्ट बेड तैयार मतलब किया है अलग अलग इसमें। ये 5G टेस्ट बेड मदद करेगा हमारी स्टार्टअप और इंडस्ट्री प्लेयर को कि वो अपना कोई भी पर्टिकुलर मॉड्यूल या फिर पर्टिकुलर प्रोटोटाइप को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, और इसमें आपको फॉरेन फैसिलिटीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपका इंडिजीनियसली टेक्नोलॉजिकल डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस 5G बेड। ठीक है ना, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन जो हैं उदय उमेश ललित ने उन्होंने लॉन्च किया है कंट्री का पहला एआई पावर डिजिटल लोक अदालत इन जयपुर राजस्थान। याद रखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी चेयरमैन उदय उमेश ने हमारी कंट्री के अंदर पहला एआई पावर डिजिटल लोक अदालत लॉन्च किया है। कहाँ पर? जयपुर राजस्थान में। ठीक है, पिछले साल नेशंस 5G सर्विस वर ऑफिशियली इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी ऑन 1 अक्टूबर 2022। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पिछले साल 1 अक्टूबर 2022 को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उद्घाटन किया था 5G सर्विसेज का नेशन को। मतलब कि पिछले साल से 5G सर्विसेज देने के लिए मोदी जी ने इस बात का उद्घाटन कर दिया है 1 अक्टूबर 2022। और ये 5G सर्विस दी जाएगी 22 सिटीज़ में। ठीक है ना, और पहला फेज़ में जो रोल आउट हुई सिटी वो है अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पुणे, सिलीगुड़ी एंड वाराणसी। टोटल 15 सिटीज़ हैं। ठीक है ना, याद रखना। पहले फेज़ मतलब कि 22 सिटीज़ में पहले दिया जाएगा 5G नेटवर्क, और फेज़ 1 में 15 सिटीज़ को कवर किया गया है। और ये 1 अक्टूबर 2022 को पीएम मोदी ने 5G सर्विस का उद्घाटन कर दिया था। ठीक है ना, इतना याद रखना है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा कुछ वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ प्रॉब्लम आती है आपको मतलब कि वीडियो लेक्चर में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, है ना। तो हम आगे इम्प्रूवमेंट करके आपके लिए नया वीडियो लेकर आएंगे। एंड कीप सब्सक्राइबिंग सिविल एग्जामिनर। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशन।